नमस्कार दोस्तों, आज हम रिवाइज करने वाले हैं ऐसे 530 जिसका नाम है ऑडिट सैम्पलिंग। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए रिवाइज करते हैं। ये क्विक रिवीजन है। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने एक बार इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। ऐसे 530 नाम है ऑडिट सैम्पलिंग। सबसे पहले बात करते हैं ऑडिट सैम्पलिंग का मीनिंग क्या होता है। तो भाई ऐसा है कि आप पूरी पॉपुलेशन में से एक सैंपल निकालेंगे, उस सैंपल पर लगाएंगे ऑडिट प्रोसीजर, और कंक्लूजन किस पर ड्रॉ करना है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन पर। इसे बोलते हैं ऑडिट सैंपलिंग। एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ आइटम्स विद इन अ पॉपुलेशन, मतलब सैंपल की बात हो रही है। ठीक है, सच दैट ऑल द आइटम हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। इस तरीके से सैंपल निकालना कि ऑल द आइटम हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, और कंक्लूजन किस पर ड्रॉ करना है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन पर। ठीक है, ओके। सेकंड नंबर क्या है भाई, पॉपुलेशन क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो पॉपुलेशन क्या होती है, एंटायर सेट ऑफ डेटा जिसमें से सैंपल निकाला जाना है। एंटायर सेट ऑफ डेटा जिसमें से सैंपल निकाला जाना है और जिस पर कंक्लूजन ड्रॉ करना है, वो होती है पॉपुलेशन। ठीक है, फिर देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन क्या होते हैं, कार, CAR। पॉपुलेशन कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब आप पॉपुलेशन में से सैंपल निकालने के पहले ये इंश्योर कर लो कि पॉपुलेशन में सारे रेलिवेंट आइटम इंक्लूड हैं, तो ही वो पॉपुलेशन काम की है। अप्रोप्रिएटनेस मतलब देख लो कि वो पॉपुलेशन आपके स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से है या नहीं है। और रिलायबल मतलब जिस पॉपुलेशन में से आप सैंपल निकालने वाले हो, एक बार देख लो कि वो पॉपुलेशन का डेटा एक्यूरेट है कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं। यस, तो CAR, कंप्लीट, अप्रोप्रिएट और रिलायबल। फिर क्या, सैंपलिंग यूनिट क्या होती है भाई। सैंपलिंग यूनिट मतलब होता है इंडिविजुअल आइटम जिनसे क्या बनती है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन बनती है। एक एक आइटम्स को अगर आप मिला दो तो पूरी क्या बन जाती है, पॉपुलेशन बन जाती है। तो वो एक एक इंडिविजुअल आइटम क्या है, सैंपलिंग यूनिट है। और पूरी पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू सैंपलिंग यूनिट इन अ वैरायटी ऑफ वेज। भाई पूरी पॉपुलेशन को आप डिफरेंट तरीके से सैंपलिंग यूनिट में बांट सकते हो। जैसे कि स्टूडेंट्स को आप एज वाइज भी बांट सकते हो, हाइट वाइज भी कर सकते हो, मार्क्स वाइज भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, है ना। ओके, सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव। तो इनका कहना ये है यार, स्टेट में या यूं कहो कि सैंपलिंग की दो अप्रोच होती है। सैंपलिंग की दो अप्रोच होती है, एक तो होती है स्टैटिस्टिकल अप्रोच और दूसरी होती है नॉन स्टैट वाली अप्रोच। तो भैया क्या है कि चाहे आपकी अप्रोच स्टैटिस्टिकल हो चाहे नॉन स्टैट वाली हो, ध्यान रखना सैंपल हमेशा कैसा होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। सैंपल हमेशा पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि सैंपल क्लोजली सिमिलर टू दी होल पॉपुलेशन होना चाहिए। क्लोजली सिमिलर टू दी होल पॉपुलेशन होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली सेम। पॉपुलेशन और सैंपल दोनों एग्जैक्टली सेम तो नहीं हो सकते ना यार, पूरी पॉपुलेशन तो पूरी रहेगी ना। ठीक है, तो क्लोजली सिमिलर तो हो एटलीस्ट, भले ही एग्जैक्टली सेम ना हो। एक और बात, सैंपल इतना लार्ज इनफ तो होना चाहिए कि वो मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोवाइड कर सके। अगर सैंपल साइज बहुत छोटा होगा तो वो एक मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। बोलो यारो, अगर आप 1000 ट्रांजैक्शन में से केवल 5 ट्रांजैक्शन का सैंपल निकालोगे तो ये सही नहीं होगा। ओके, तो सैंपल मस्ट बी व्हाट, रिप्रेजेंटेटिव। ओके भाई, सैंपलिंग प्रोसेस टेस्ट ऑफ कंट्रोल पर भी लगाई जाती है और टेस्ट ऑफ डिटेल पर भी लगाई जाती है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल पर लगाते हैं डेविएशंस को ढूंढने में, और टेस्ट ऑफ डिटेल में लगाते हैं मिस स्टेटमेंट को ढूंढने में। ध्यान रखिए, अगर आप कंट्रोल्स को टेस्ट कर रहे हैं, कंट्रोल को चेक कर रहे हैं और कंट्रोल आपको वैसे नहीं मिलते जैसे उन्हें मिलना चाहिए, तो वर्ड यूज होता है डेविएशन। और अगर आप अकाउंट्स को, ट्रांजेक्शन को चेक कर रहे हो और उसमें आपको कुछ गड़बड़ मिलती तो उसे कहा जाता है मिस स्टेटमेंट। ठीक है, ओके। सैंपलिंग प्रोसेस किस पर लगाते हैं, कंट्रोल्स पर। हाँ सर, कंट्रोल में भी हमको 1000 कंट्रोल है, 100 कंट्रोल है, उसमें से 10 निकाल सकते हो। तो कंट्रोल को चेक करने में भी सैंपलिंग प्रोसेस लग सकती है, और ट्रांजैक्शन या अकाउंट बैलेंस को चेक करने में भी आपका जो है सैंपलिंग लग सकती है ना। ओके, सैंपलिंग की कितनी अप्रोच है, 2 अप्रोच है, स्टैटिस्टिकल अप्रोच और नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच। तो भाई स्टैट वाली अप्रोच क्या होती है, पहले वो पढ़ लेते हैं। देखो, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग अप्रोच क्या होती है, ऐसी अप्रोच जिसमें रैंडम नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल यूनिट किया जाता है। ऐसी अप्रोच जिसमें रैंडम नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल यूनिट किया जाता है, प्लस जिसमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज होता है फॉर इवैल्यूएटिंग सैंपलिंग रिजल्ट। ये 2 फीचर होना चाहिए, रैंडम नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपलिंग यूनिट और यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू इवैल्यूएट सैंपलिंग रिजल्ट।
ओके ये मेथड मोर साइंटिफिक होती, कौन सी वाली? स्टैटिस्टिकल अप्रोच। यार ये तो ऐसा है कि भूल भी जाओ तो भी मन से लिख सकते हो। स्टैटिस्टिकल अप्रोच का मतलब क्या है? जहां पर सैंपलिंग के लिए आप स्टैट में दी गई मेथड, स्टैट वाली मेथड और टेक्निक का यूज करोगे तो स्टैटिस्टिकल अप्रोच हो जाएगी। और आप अदरवाइज अपने जजमेंट के हिसाब से सैंपलिंग करोगे, अदरवाइज अपने जजमेंट के हिसाब से सैंपल निकालोगे तो नॉन स्टैटिस्टिकल हो जाएगा, है ना। तो सर ये जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच है ये तो मोर साइंटिफिक होती है, क्यों और किससे? तो दिस अप्रोच इज मोर साइंटिफिक देन नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच एज इट इन्वॉल्व यूज ऑफ मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी इन डिटरमाइनिंग सैंपल साइज। तो सर ये मोर साइंटिफिक होती है नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच की कंपैरिजन में। क्यों सर? क्योंकि इसमें यूज करते हैं मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी इन डिटरमाइनिंग सैंपल साइज। इट इज मोर यूजफुल इन केस ऑफ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ सिमिलर आइटम। भाई स्टैटिस्टिकल अप्रोच कब ज्यादा यूजफुल है? जब लार्ज पॉपुलेशन हो, वो भी सिमिलर आइटम के। ठीक है सर। इस मेथड में कोई पर्सनल बायस नहीं होता है, क्योंकि स्टैट की इतनी बढ़िया मेथड होती है कि उसमें पर्सनल बायस का सवाल ही नहीं आता है। जब आप खुद से सैंपल निकालते हो तो आप बायस्ड हो सकते हो, लेकिन अगर सैंपलिंग में आप स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज कर रहे हो तो अपने आप बायसनेस कम हो जाती है ना। सो नो पर्सनल बायस ऑफ ऑडिटर इन दिस अप्रोच as it is scientific, where the result of sample can be evaluated and projected. Result of sample can be evaluated and projected on the whole population in a more reliable manner. और it is more objective, इसमें कोई biasness नहीं होती, एकदम बढ़िया ट्रांसपेरेंट मस्त अप्रोच होती है। नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच क्या होती है? सिंपल। भाई आप स्टैट की बड़ी बड़ी सोफिस्टिकेटेड मेथड का यूज नहीं करोगे, अपने मन से करोगे तो ऑब्वियसली सिंपल तो रहेगा। तो सिंपल मेथड, बट समटाइम्स सैंपल में नॉट बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। मन से सैंपल निकालोगे, जजमेंट से सैंपल निकालोगे तो हो सकता है कभी कभी वो सैंपल पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव ना हो। ना तो ये ऑब्जेक्टिव होती, नीदर ऑब्जेक्टिव नॉर साइंटिफिक, बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ पर्सनल बायस इन सिलेक्शन ऑफ सैंपल। जब सैंपल निकालते हैं तो पर्सनल बायस आ ही जाता है, और इस वजह से ना तो हम इसे ऑब्जेक्टिव मेथड कहेंगे ना ही साइंटिफिक। एग्जाम्पल क्या है? आपने इस साल अप्रैल जून अगस्त चेक कर लिए और अगले साल डिफरेंट मंथ चेक कर लिए आपने। ठीक है, इस साल अप्रैल जून और अगस्त चेक कर लिए, अगले साल कोई और मंथ चेक कर लिए। जजमेंट के एग्जाम्पल हैं कि हम कैसे सैंपलिंग कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी हम वैल्यू ऑफ आइटम्स, जिसकी वैल्यू ज़्यादा, देखो टॉप 10 हाईएस्ट वैल्यू आइटम निकाल लिए सैंपल के, टॉप हाईएस्ट वैल्यू पूरे निकाल लिए और उनको चेक कर लिया। तो आपको जैसा ठीक लगे फिर आप वैसा कर सकते हो। स्टैट वाली मेथड तो यूज़ नहीं कर रहे हो, तो अब आपको अपने जजमेंट से जैसे सैंपल निकालना है आप निकाल सकते हो, जैसे आपको चेकिंग करना करो। इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस टू चेक लार्ज नंबर ऑफ आइटम टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ ईयर। नॉर्मली जो लोग अपने मन से ऑडिट करते हैं, अपने हिसाब से चेकिंग करते हैं, तो वो लार्ज नंबर ऑफ आइटम नॉर्मली कब चेक करते हैं? एट द क्लोज ऑफ द ईयर। क्योंकि अपन को पता है कि नॉर्मली एंटिटी लोग ईयर एंड पर ज़्यादा गलतियां करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अच्छा दिखाने के लिए। ठीक है, एन ऑडिटर शुड अवॉइड एस्टेब्लिशिंग अ पैटर्न ऑफ सिलेक्शन ईयर आफ्टर ईयर। ऑडिटर को क्या अवॉइड करना चाहिए? पैटर्न ऑफ सिलेक्शन ऑन ईयर बेसिस। मतलब ऐसा नहीं कि इस बार मैंने मान लो अप्रैल मई और जून करा है तो अगली बार जुलाई अगस्त और सितंबर कर रहा हूं। इस तरीके का पैटर्न बना लोगे तो क्लाइंट को पहले ही पता चल जाएगा कि ऑडिटर अब क्या चेक करेगा इस साल। तो आपको अवॉइड करना है किसी स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ सिलेक्शन को फॉलो करना, है ना, टू मेंटेन एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज चेक। बोलो यारो, और आगे चलते हैं। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ सैंपलिंग अप्रोच। दो अप्रोच बताइए, स्टैट वाली अप्रोच और नॉन स्टैट वाली अप्रोच। कौन सी अप्रोप्रिएट है? ऑब्वियसली स्टैट वाली। तो सीधी सी बात ऐसा बोलो ना कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एडवांटेज ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। हाँ, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ सैंपलिंग अप्रोच कौन सी अप्रोप्रिएट है? स्टैट वाली है। तो क्या बोल दो? एडवांटेज ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। क्या एडवांटेज है? सर ये मोर ऑब्जेक्टिव होती है, मोर ट्रांसपेरेंट होती है, इसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होती। मस्त अप्रोच है सर ये। सैंपल सिलेक्शन इज मोर ऑब्जेक्टिव। प्रोवाइड मीन्स ऑफ एस्टिमेटिंग मिनिमम सैंपल साइज। ये छोटे से छोटा सैंपल साइज निकालने में मदद करती है स्टैटिस्टिकल अप्रोच। और तो और सैंपल साइज छोटा होने के बावजूद भी बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ लार्ज मास ऑफ डेटा प्रोवाइड करती है। ठीक है, और रिस्क भी क्या होती है? कैलकुलेटेड होती है, कम होती है। मीन्स फॉर डिराइविंग अ कैलकुलेटेड रिस्क एंड एक्यूरेसी भी ज्यादा होती है, करस्पॉन्डिंग प्रिसीजन भी ज्यादा होगा।
एंड सैंपल साइज उस प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं होता है जिस प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन बढ़ती है। इसका मतलब अगर 1000 की पॉपुलेशन में मैंने 100 का सैंपल निकाला है तो जरूरी नहीं कि 2000 की पॉपुलेशन में 200 का सैंपल निकालूंगा। हो सकता है कि स्टेट वाली मेथड हमें 2000 की पॉपुलेशन में 150 का सैंपल निकाल के दे दें और वो भी बहुत अच्छा जो पूरी 2000 को रिप्रेजेंट करेगा। तो जिस प्रपोर्शन में पॉपुलेशन बढ़ती है उस प्रपोर्शन में सैंपल साइज नहीं बढ़ता है अगर आप स्टेट वाली मेथड का यूज कर रहे हो तो। याद कैसे रखोगे सर? ये मेथड मोर ऑब्जेक्टिव होती है, सैंपल सिलेक्शन इसमें मोर ऑब्जेक्टिव हो जाता है। मैं पूछूंगा कैसे ऑब्जेक्टिव हो जाता है? बोले सर देखो, एक तो छोटा सैंपल साइज निकल आता है और वो सैंपल साइज छोटा होता है तो हम अच्छे से चेकिंग कर पाते हैं। तो छोटा सैंपल साइज होते हुए भी वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और तब भी रिस्क कम होती है और एक्यूरेसी ज्यादा होती है। और तो और सैंपल साइज उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता है जिस प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन का साइज बढ़ता है। बोलो यारो, ये 5 लिख दिए तो 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। ओके, फिर क्या लिखा है? इन सम केसेस। ओ हो, ये इस पर क्वेश्चन बन सकता है भाई लोगों, इसको लोग इग्नोर करते हैं, ध्यान देना। इन सम सर्कमस्टेंसेस स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग मेथड में नॉट बी अप्रोप्रिएट। ओ हो, कभी कभी हो सकता है कि स्टैटिस्टिकल मेथड भी अप्रोप्रिएट ना हो। तो क्या लिखा है सर? ऑडिटर शुड नॉट अटेम्प्ट टू यूज स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग व्हेन अनदर अप्रोच इज ईदर नेसेसरी। अगर ऑडिटर को लगता है कि कोई और अप्रोच लगाना नेसेसरी है, अगर कोई और अप्रोच लगाना नेसेसरी है, ऐसा ऑडिटर को लगता है तो उसको कोई और अप्रोच लगाना चाहिए बजाय स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग अप्रोच को लगाने के। और या फिर ऑडिटर को लगता है कि कोई और मेथड जो है वो सेटिस्फैक्टरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी कम टाइम में और कम एफर्ट में। बोलो यारो, तो इन सम सर्कमस्टेंसेस स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग मेथड लगाना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। कब सर? जब ऑडिटर को लगता है कि कोई और अप्रोच लगाना जरूरी है या फिर उसको लगता है कि कोई और अप्रोच लगाने से हमें सेटिस्फैक्टरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कम मेहनत में कम टाइम में, ऐसा। तो एग्जांपल क्या लिखा है? अगर एग्जैक्ट एक्यूरेसी चाहिए है, अगर ऑडिटर को किसी चीज को चेक करते समय उसे लग रहा है कि मुझे एग्जैक्ट एक्यूरेसी चाहिए है, तो भाई आप ये सैंपलिंग अप्रोच मत लगाओ, स्टैटिस्टिकल अप्रोच मत लगाओ। अगर आपको एग्जैक्ट एक्यूरेसी चाहिए तो पूरा चेक कर लो ना यार बाबा। और क्या लिखा है? अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट है तो भी आपको फिर स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग अप्रोच नहीं लगानी है। बोलो यारो, हर जगह सैंपलिंग क्यों करना है? अगर कहीं पर बहुत एक्यूरेसी चाहिए है या लॉ ने बोला है कि पूरा पूरा चेक करना है तो कर लो ना पूरा चेक, क्यों इस अप्रोच के पीछे पड़ना है? ठीक है, ओके। फिर क्या है भाई? सैंपलिंग प्रोसेस। तो ये तो कभी आएगी नहीं, इसके अंदर के एक एक करके पॉइंट आते हैं। तो सैंपलिंग प्रोसेस वैसे होती क्या है? सबसे पहले हम सैंपल डिजाइन करते हैं, मतलब हम प्लानिंग करते हैं। अगर हम सैंपलिंग करने वाले तो उसकी प्लानिंग करते हैं हम पहले, तो सैंपल डिजाइन। फिर एक सैंपल साइज डिसाइड कर लेते हैं कि कितने का सैंपल साइज हम रखेंगे। फिर सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं? जो सैंपल सेलेक्ट करा है उसके ऊपर क्या लगाते हैं? ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हैं। फिर क्या करते हैं? ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं सैंपल पर, तो कुछ गलतियां मिलती हैं, उनका नेचर और कॉज जानते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स मिलती हैं सैंपल पर ऑडिट प्रोसीजर लगाने पर, उनका नेचर और कॉज ऑफ मिस स्टेटमेंट और डेविएशन जानने की कोशिश करते हैं। फिर अब सैंपल में गलतियां मिल गई, अब उसको प्रोजेक्ट करते हैं पूरी पॉपुलेशन पर। सैंपल में भाई 1000 में 100 का सैंपल निकाला था, 100 में मिल गई 10 गलतियां, तो बताओ 1000 में कितनी होंगी? तो इसे बोलते हैं प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट। ओके। फिर इवेल्युएटिंग रिजल्ट ऑफ ऑडिट सैंपल, देख लो कि जो सैंपलिंग का रिजल्ट है वो सही है ना, अप्रोप्रिएट है ना, या फिर और मेहनत करनी पड़ेगी और ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ेगी, ऐसा कुछ। तो टोटल 7 पॉइंट में ये प्रोसेस खत्म होती है। हालांकि ये प्रोसेस आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक एक पॉइंट पर क्योंकि हम अलग से बात करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले है सैंपल डिजाइन। सैंपल डिजाइन का मतलब क्या होता है? बोलो यारो, सैंपल डिजाइन में आपको क्या करना है? प्लानिंग करनी है। बेसिकली अगर आप सैंपलिंग करने वाले हो तो उसके पहले आप प्लान कर लो, कोई भी काम करते हो तो पहले प्लानिंग करते हो ना, बस वही करना है। क्या लिखा है? व्हेन डिजाइनिंग एन ऑडिट सैंपल ऑडिटर कंसिडर क्या स्पेसिफिक पर्पस टू बी अचीव्ड, किस पर्पस से आप सैंपलिंग कर रहे हो। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, कौन कौन सी ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे जो आपकी पर्पस को अचीव करने में मदद करेंगी, सब कुछ लिख के रख लो पहले से ही। किस पर्पस से, क्या स्पेसिफिक पर्पस है आपका सैंपलिंग लगाने का, कौन कौन सी ऑडिट प्रोसीजर यूज करने वाले हो उस पर्पस को अचीव करने के लिए। फिर देख लो पहले से लिख लो, प्लान कर लो कि किस टाइप की ऑडिट एविडेंस तुमको चाहिए है, नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस और किस तरह की ऑडिट एविडेंस चाहिए है आपको, किस किस तरह की डेविएशन और मिस स्टेटमेंट आपको मिल सकते हैं,
जब आप सैम्पलिंग करोगे तो किस किस तरह के डेविएशन और मिस स्टेटमेंट आपको मिल सकते हैं, और आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि कोई डेविएशन या मिस स्टेटमेंट है या नहीं। मतलब आपको कोई गलती मिली, आपको कोई गलती मिलती है, तो आपको ये जानना है ना कि गलती है या क्या है, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस सॉर्ट एंड पॉसिबल डेविएशन और मिस स्टेटमेंट कंडीशन विल असिस्ट ऑडिटर इन डिफाइनिंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड डेविएशन और मिस स्टेटमेंट एंड व्हाट पॉपुलेशन टू यूज फॉर सैम्पलिंग। कौन सी पॉपुलेशन मुझे सैम्पलिंग के लिए यूज करना है, कौन सी पॉपुलेशन हमें सैम्पलिंग के लिए यूज करना है, याद आ रहा है आपको कुछ। ओवर स्टेटमेंट चेक करना है तो पॉपुलेशन अलग होगी, अंडर स्टेटमेंट चेक करना है तो पॉपुलेशन अलग होगी। आपको याद होगा, ये एग्जांपल मैंने कई बार दिया है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, इन फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस नाम है जिसका, वो ये कहता है कि जब भी आप पॉपुलेशन में से सैंपल निकालने वाले हो तो एक बार ये देख लेना कि जिस पॉपुलेशन से आप सैंपल निकालने वाले हो वो कंप्लीट है या नहीं है। बोलो बोलो बोलो। ये थोड़ा सा भारी लगता है, पर अगर आप इसको ऐसे देखोगे ना कि आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपको इजी लगेगा। आप सैंपलिंग लगाने वाले हो उसके पहले प्लानिंग कर रहे हो, तो क्या क्या करना है सर। सबसे पहले देख लो हमारा स्पेसिफिक पर्पस क्या है सैंपलिंग लगाने का, कौन कौन सी ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे उस पर्पस को अचीव करने के लिए। फिर किस तरह की ऑडिट एविडेंस चाहिए आपको, बहुत अलग अलग टाइप के ऑडिट एविडेंस हो सकते हैं। देखो ना, ये विजुअल, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, इंटरनल, एक्सटर्नल, कैसे एविडेंस चाहिए ये भी लिख लो। किस किस टाइप की गलतियां, किस किस टाइप के मिस स्टेटमेंट और डेविएशन आपको मिल सकते हैं, और किन डेविएशन और मिस स्टेटमेंट को आप डेविएशन और मिस स्टेटमेंट मानोगे। भाई कोई गलती मिलती है, जरूरी नहीं कि वो गलती हो या वो मटेरियल हो, ऐसा। फिर कौन सी पॉपुलेशन को आप यूज करोगे फॉर सैम्पलिंग। ओवर स्टेटमेंट के लिए अलग पॉपुलेशन मानते हैं और अंडर स्टेटमेंट के लिए अलग पॉपुलेशन ले सकते हैं, जो हमको चेक करना है उस हिसाब से। और ऐसे 500 क्या कहता है कि जिस पॉपुलेशन में से आप सैंपल निकालते हो एक बार देख लो वो पॉपुलेशन कंप्लीट है या नहीं। बोलो यारो, क्या यहां तक क्लियर है। अगला है हमारा सैंपल साइज। सैंपल साइज, तो यार सैंपल साइज में क्या ध्यान रखना है, ऑडिटर को सैंपल साइज कम से कम इतना तो रखना ही है कि उसकी सैंपलिंग रिस्क क्या हो सके, एक्सेप्टेबली लो लेवल तक कम हो जाए। सैंपल साइज इतना बड़ा तो रखो कि आपकी जो रिस्क है वो क्या हो जाए, एक्सेप्टेबली लो लेवल तक आ जाए। फिर क्या लिखा है, आप जितनी कम रिस्क चाहते हो, ऑडिटर कम रिस्क लेना चाहता है तो भाई सैंपल साइज बड़ी रखो। आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो सैंपल साइज छोटी भी रखोगे तो भी चलेगा। ओके। फैक्टर अफेक्टिंग सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल। मैं कंट्रोल को टेस्ट कर रहा हूं, सैंपल साइज मुझे डिसाइड करना है कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, इफ ऑडिटर प्लेसेस ग्रेटर रिलायंस ऑन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल इन दी रिस्क असेसमेंट। जब ऑडिटर रिस्क असेसमेंट कर रहा है और उसमें अगर वो कंट्रोल पे बहुत ज्यादा रिलाय करना चाहता है, ऑडिटर कंट्रोल पे रिलाय करके आगे की प्रोसीजर डिसाइड करना चाहता है, तो फिर कंट्रोल को अच्छे से चेक कर लो यार, क्योंकि कंट्रोल पे भरोसा करके आप आगे की प्रोसीजर डिसाइड करने वाले हो। तो चेकिंग ज्यादा करोगे कि कम करोगे, ज्यादा करोगे। ज्यादा करने के लिए क्या चाहिए, सैंपल साइज बड़ा रखो। क्या बोला मैंने, अगर आप कंट्रोल पे भरोसा करके आगे बढ़ना चाहते हो तो भाई क्या करो, वो कंट्रोल को ढंग से टेस्ट करो ना, ढंग से चेक करो ना। अभी ढंग से चेक करने के लिए क्या चाहिए, सैंपल साइज बड़ा रखना पड़ेगा ना। ओके, तो अगर आप ज्यादा भरोसा करने वाले हो ऑन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल तो सैंपल साइज बड़ा रखो, तो अपने आप ज्यादा चेकिंग हो जाएगी। ओके। अगर आपको लग रहा है कि टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, अगर आपकी जो टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन है, मतलब आप ज्यादा साइन कर सकते हो, ज्यादा टॉलरेट कर सकते हो डेविएशंस को, गलतियों को, तो ठीक है यार सैंपल साइज छोटा रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन कम है, आप ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पाओगे, तो फिर तो दिक्कत है यार, चेकिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, तो फिर सैंपल साइज भी बड़ा रखना पड़ेगा, है ना। ओके। फिर इन केस ऑफ हायर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, मुझे लग रहा है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा होने वाला है, मुझे लग रहा है कि डेविएशन ज्यादा मिलने वाले हैं, तो ज्यादा चेकिंग करना चाहूंगा तो सैंपल साइज बढ़ा लो, ठीक है ना। अगर आप कहीं ना समझ पाओ ना तो आप वीडियो को पॉज करके आप रिवर्ट जाके फिर से देख सकते हो उतने पोर्शन को, है ना। मैं मजबूर हूं बेटा, अपन को कम टाइम में ज्यादा पढ़ना है ना। ओके। इफ ऑडिटर सीक्स हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस, अगर मुझे बहुत अच्छे लेवल का एश्योरेंस चाहिए कि एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन से ज्यादा ना हो, मुझे इस बात का बहुत एश्योरेंस चाहिए कि एक्चुअल गलतियां मेरी टॉलरेबल लिमिट से ज्यादा ना हो। मैं टॉलरेट कर सकता हूं 20% तक, मैं चाहता हूं कि एक्चुअल डेविएशन 20% से ज्यादा ना हो, इस बात का मुझे बहुत एश्योरेंस चाहिए, तो मेहनत करनी पड़ेगी यार, ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सैंपल साइज बड़ा रखना पड़ेगा, ये देखो। ओके। फिर ये एक अलग टाइप का पॉइंट लिखा है, अगर बड़ी पॉपुलेशन होती है तो एक्चुअल साइज ऑफ पॉपुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो यार देखो, भारत में 150 करोड़ की जनसंख्या, 140 करोड़ की जनसंख्या है। जब बहुत बड़ा पॉपुलेशन होता है ना, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज होने से आपके सैंपल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस तरह की कुछ बात यहाँ पर बताई है। मतलब जैसे
आपने 140 करोड़ की जनसंख्या मानी और उसमें से आपने सैंपल निकाला और बाद में आपको पता चला कि नहीं 143 करोड़ की, तो क्या ही फर्क पड़ता है यार। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में थोड़ी बहुत पॉपुलेशन चेंज हो भी जाए तो उससे सैंपल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 140 करोड़ में से मैंने जो सैंपल निकाला होगा ना वही सैंपल रखूंगा, अगर मुझे बाद में पता चल भी जाए कि पॉपुलेशन 145 करोड़ थी तब भी, ठीक है ना। लेकिन स्मॉल पॉपुलेशन में फर्क पड़ता है यार। 100 में 10 निकाली, अब अगर पॉपुलेशन चेंज हो जाए ना तो फिर सैंपल में भी फर्क पड़ेगा, है ना। तो फॉर स्मॉलर पॉपुलेशन अदर मेथड माइट बी मोर एफिशिएंट देन सैम्पलिंग। यार सबसे मेन चीज़ तो कितनी बढ़िया लिख दी उन्होंने, अगर पॉपुलेशन स्मॉल है, पॉपुलेशन छोटी है, तो फिर तो दूसरी मेथड लगाओ ना, सैम्पलिंग लगाई क्यों रहे हो। डिटेल में चेक करो ना यार, 50-100 ट्रांजेक्शन है पूरे चेक करो ना, सैम्पलिंग क्यों लगा रहे हो। ओके, फिर फैक्टर अफेक्टिंग सैंपल साइज इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल। इस बार मैं टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहा हूँ, मतलब या तो मैं ट्रांजेक्शन चेक कर रहा हूँ या अकाउंट बैलेंसेस चेक कर रहा हूँ, और उसके लिए मुझे सैंपल साइज डिसाइड करनी है। तो बताओ कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। तो सुनो यारो, अगर रिस्क ज़्यादा लगेगी, अगर मेरी असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज़्यादा होगी तो मैं ज़्यादा चेकिंग करना चाहूँगा, इसलिए बड़ा सैंपल साइज निकालूंगा। फिर देयर इज अ डिक्रीज इन यूज ऑफ अदर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर डायरेक्टेड एट द सेम एजर्सन। इसी एजर्सन को चेक करने के लिए और भी सारी अगर मेथड है तो पिक्चर अलग होगी, और अगर जो चीज़ मैं चेक कर रहा हूँ उसको चेक करने के लिए और कोई मेथड नहीं है, डिक्रीज इन द यूज ऑफ अदर सब्सटेंटिव टेस्ट, इस चीज़ को चेक करने के लिए और कोई वैसे भी नहीं है और कोई मेथड नहीं लग रही है, तो फिर आप ज़्यादा चेक कर लो ना यार, उसके लिए ज़्यादा सैंपल साइज रखना पड़ेगा ना। बोलो, अरे एक चीज़ को 5 लोग चेक करने वाले थे, एक चीज़ को 5 लोग चेक करने वाले थे, और आपको पता चल जाए कि आपके अलावा जो बची हुई 4 हैं वो चेक नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो आपको ज़्यादा चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब बस आपके हाथ पे है पूरी चेकिंग। तो आप सैंपल साइज बड़ा रख के थोड़ा ढंग से चेकिंग कर लो। और मान लो आप जिसको चेक कर रहे थे उसको बाकी 4 लोग भी चेक कर रहे हैं और 4 ऑडिट प्रोसीजर भी लगने वाली हैं उस पर, तो आप कम भी चेक करोगे तो चलेगा, क्योंकि 4 और तरीके से भी चेक हो रही है वो इन्फॉर्मेशन, है ना। ओके, फिर क्या, इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट। मुझे लग रहा है कि मिस स्टेटमेंट बहुत होंगे, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि गलतियां बहुत सारी होंगी, तो सैंपल साइज बढ़ा लो भाई, चेकिंग ज़्यादा करना है। इंक्रीज इन टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, ओ मैं ज़्यादा टॉलरेट कर सकता हूँ, ज़्यादा गलतियां होंगी तो भी टॉलरेट कर लूंगा, हाँ तो ठीक है भाई, कम चेकिंग करो, कम चेकिंग के लिए सैंपल साइज छोटा ले लो। मैं ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा यार भाई, मैं गलतियां ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा, तो चेकिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो सैंपल साइज बढ़ा लेना पड़ेगा। फिर स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन पॉसिबल नहीं है, पॉपुलेशन में बहुत वेराइटी है लेकिन उसका स्ट्रेटिफिकेशन आप नहीं कर पा रहे हो, तो अब हर वेराइटी को कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सैंपल साइज बड़ा रखना पड़ेगा। बोलो यारो, अगर स्ट्रेटिफाई कर लेते हो, अगर आप पूरी पॉपुलेशन को वेराइटी में बांट लेते हो, तो फिर थोड़े थोड़े मतलब सब में से एक एक भी निकालोगे आप, थोड़े थोड़े ट्रांजेक्शन भी निकालोगे तो हर वेराइटी कवर हो जाएगी। पर पॉपुलेशन में वेराइटी बहुत है और स्ट्रेटिफिकेशन कर नहीं पा रहे हो आप, तो आपके मन में क्या चल रहा होगा कि यार हर वेराइटी कवर करना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल निकालने की कोशिश करोगे। और अगर पॉपुलेशन को अलग अलग पार्ट में बांट लिया आपने, स्ट्रेटा में बांट लिया, ग्रुप में बांट लिया, तो फिर तो थोड़े थोड़े भी हर जगह से निकाल लोगे तो हर वेराइटी तो कवर हो ही गई ना। तो अगर स्ट्रेटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो सैंपल साइज क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बेटा ये एमसीक्यू में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, अभी तक ये कम चेक करी है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके चांसेस बहुत है ना। फिर क्या लिखा है, अगर ऑडिटर को बहुत ज़्यादा इस बात का एश्योरेंस चाहिए कि एक्चुअल गलतियां मेरे टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट से ज़्यादा ना हो, मैं चाहता हूं कि मेरा टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट है मान लो 5 लाख से ज़्यादा की गलतियां मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि गलतियां जो एक्चुअल वाली हैं वो 5 लाख से ज़्यादा ना हो, एक्चुअल गलतियां मेरे टॉलरेबल लेवल से कम ही रहें, इस बात का बहुत एश्योरेंस चाहिए, तो करूँ चेकिंग ज़्यादा, बढ़ाओ सैंपल साइज, ठीक है ना। और लास्ट में वही बात, देयर विल बी नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन सैंपल साइज ड्यू टू नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इन पॉपुलेशन। मतलब अगर बड़ी पॉपुलेशन रहती है तो एक्चुअल साइज ऑफ पॉपुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता सैंपल साइज पे, अभी बताया था 140 करोड़ की जनसंख्या हो 145 करोड़ की जनसंख्या हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्या सैंपल साइज आप ले रहे हो, तो सैंपल साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है पॉपुलेशन का, अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो तो, ठीक है। एक्चुअल साइज ऑफ पॉपुलेशन हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन सैंपल साइज। और अगर स्मॉल पॉपुलेशन है तो दूसरी मेथड लगाओ ना यार, स्मॉल पॉपुलेशन में सैम्पलिंग लगाना ही क्यों है, डिटेल में चेक करो ना, मस्त है ना। ओके, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन क्या होता है, देखो क्या लिखा, 10% तक डेविएशन होंगे तो चला लूंगा, एक हिंदी में लिख दिया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन मतलब 10% तक डेविएशन होंगे तो चला लूंगा, कंट्रोल में अगर 10% तक डेविएशन होंगे ना तो चलेगा भाई। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन मतलब मुझे क्या लगता है कि कितना डेविएशन तक हो सकते हैं, मुझे लग क्या रहा है, मुझे लगता है कि अराउंड 20 से 25% का डेविएशन मिलेगा, तो कितना तक टॉलरेट कर सकता हूं, 10% तक, और लग क्या रहा है मुझे कि कितना मिलेगा, 20 से 25%।
तो ये एक मीनिंग समझाने के लिए लिखा था, हिंदी में भी लिखा है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, है ना। ओके, सैंपल सिलेक्शन मेथड। सैंपल सिलेक्शन मेथड कितनी होती है भाई? 1 2, 2 के अंदर 2 है तो इसलिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेथड हमको पढ़ना है। बोलो यारो। तो सबसे पहली है आपकी मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग, जिस पर 2 लाइन ही लिखी है। क्या लिखा है भाई? इट इज अ टाइप ऑफ वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। वैल्यू वेटेड सिलेक्शन मतलब इस तरीके की सैंपलिंग जहां पर हर चीज में वैल्यू को महत्व दिया जाता है। ज्यादा वैल्यू ज्यादा चेकिंग, कम वैल्यू कम चेकिंग, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू को कवर करना है, ठीक है। तो इट्स अ टाइप ऑफ वैल्यू वेटेड सिलेक्शन इन विच सैंपल साइज हो या सिलेक्शन ऑफ सैंपल हो या सैंपल के रिजल्ट को इवेल्युएट करना हो, कुछ भी करना हो, इट इज डन इन मॉनिटरी अमाउंट। सैंपल साइज कितनी निकालना है, सिलेक्शन ऑफ सैंपल कैसे करना है, सैंपल के रिजल्ट को कैसे इवेल्युएट करना है, ये सब कुछ मॉनिटरी अमाउंट में अगर किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग। इट्स अ टाइप ऑफ व्हाट? वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होती है? तो भाई सिंपल और स्ट्रेटिफाइड साथ में ही पढ़नी पड़ती है। तो अगर पूरी पॉपुलेशन एक जैसी, पहले स्ट्रेटिफाइड बता दे रहा हूं फिर सिंपल बोलूंगा तो इजी हो जाएगा, है ना। तो स्ट्रेटिफाइड में क्या है? दिस इन्वॉल्व डिवाइडिंग द होल पॉपुलेशन इन अ फ्यू सेपरेट ग्रुप्स कॉल्ड स्ट्रेटा। आपको पूरी पॉपुलेशन को ग्रुप्स में बांट लेना है और हर एक ग्रुप को नाम दिया जाएगा स्ट्रेटा या स्ट्रेटम। और फिर हर एक स्ट्रेटम को, हर एक स्ट्रेटा या ग्रुप को हम क्या समझेंगे? एक पॉपुलेशन, एक सेपरेट पॉपुलेशन जैसा ट्रीट करेंगे और सब में से प्रोपोर्शनेट सैंपल निकालेंगे। ओके, तो दिस इन्वॉल्व डिवाइडिंग द होल पॉपुलेशन इन अ फ्यू सेपरेट ग्रुप्स, जिन्हें स्ट्रेटा कहते हैं, और फिर सैंपल निकालेंगे हर एक स्ट्रेटम में से। ओके, फिर क्या लिखा है? हर एक स्ट्रेटम को ऐसे ट्रीट करा जाएगा जैसे कि एक सेपरेट पॉपुलेशन है और उसमें से प्रोपोर्शनेट ऑफ आइटम्स आर सिलेक्टेड, ठीक है। फिर क्या लिखा है? कितने ग्रुप में पॉपुलेशन को बांटना है ये ऑडिटर अपने जजमेंट से डिसाइड करता है। एग्जाम्पल क्या है भाई? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। आजकल पता है कैसे क्वेश्चन आने लगे हैं, वो आपको एग्जाम्पल देंगे कि स्टडी में और पूछेंगे बताओ हम कौन सी मेथड लगा रहे हैं। ओ, इसलिए समझदारी बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो सुनो, अगर पॉपुलेशन 500 से 1,20,000 तक की है, मतलब ट्रांजेक्शन 500 रुपये से लेकर 1,20,000 तक के हैं, तो क्या करो? 1 लाख से ऊपर की बैलेंसेस अलग कर लो या ट्रांजेक्शन अलग कर लो। 75,000 से 1 लाख के अलग, 50 से 75 अलग, 25 से 50 अलग और 25 से नीचे वाले अलग, और सब में से क्या कर लो? सैंपल निकाल लो प्रोपोर्शनेट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मेथड कब यूजफुल होती है? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ये मेथड कब यूजफुल होगी? जब पॉपुलेशन हाईली डाइवर्सिफाइड है, पॉपुलेशन में बहुत वेरिएशन है, बहुत वैरायटी है। अब हर वैरायटी को कवर करना है तो कैसे करें? तो पूरी पॉपुलेशन को पहले स्ट्रेटा में, ग्रुप में बांट लो, अलग अलग वैरायटी के आधार पर पूरी पॉपुलेशन को बांट लो, और फिर हर ग्रुप में से थोड़ा थोड़ा प्रोपोर्शनेट आइटम आप निकाल लो, तो मस्त काम हो जाएगा, हर वैरायटी अपने आप कवर हो जाएगी, ठीक है। दिस मेथड इज सिंपली एन एक्सटेंशन ऑफ सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड का ही ये क्या है? एक्सटेंशन है। सर ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड है क्या सर? अगर पूरी पॉपुलेशन एक जैसी है या एक ही रेंज में फॉल होती है तो उस केस में आपको उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट एक जैसी है। तो इस मेथड को कहा जाता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हैज अ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। क्या है भाई? सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। ईच आइटम इज सिलेक्टेड यूजिंग अ रैंडम नंबर ऑफ टेबल। कैसे सिलेक्ट करते हैं? रैंडम नंबर ऑफ टेबल की मदद से, ईदर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और पिकिंग अप अ नंबर। क्या लिखा है? या तो कंप्यूटर से निकाल लेंगे या तो कंप्यूटर की मदद से रैंडम नंबर मिल जाएंगे, या पिकिंग अप अ नंबर इन अ रैंडम वे, मतलब जैसे कि ड्रम में पर्ची डाल दी आपने, वो पर्ची आप निकाल दो, 100 पर्ची डाल दी उसमें से 10 निकाल दो, ऐसा भी कर सकते हो आप, ये भी तो रैंडम ही है। और यूजिंग वेरियस एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन से भी आजकल आप वो निकाल सकते हो, नंबर्स निकाल सकते हो, रैंडम नंबर टेबल्स मिल जाती है वहां पर, ठीक है। फिर क्या लिखा है? ये मेथड सिंपल है, इजी टू यूज है ना। ये कब यूजफुल है? यही सबसे मेन लाइन है बेटा, जब पॉपुलेशन ऑलमोस्ट एक जैसी हो और एक ही रेंज में फॉल होती हो। जैसे कि कंपनी के डेटर के बैलेंसेस कितने? 50,000 से 1 लाख ही हैं, लगभग एक ही रेंज में आ गए, तो फिर आपको स्ट्रेटिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। बोलो यारो, ध्यान क्या रखना है? रैंडम नंबर या रैंडम तरीके से सिलेक्शन किया जाता है यहाँ पर
स्ट्रेटिफिकेशन नहीं किया जाता है। रैंडम नंबर कहाँ से आते हैं सर? रैंडम नंबर टेबल की मदद से। रैंडम नंबर टेबल कहाँ मिलती है? कंप्यूटर पे मिल जाएगी, दुनिया भर की मोबाइल एप्लीकेशन आती है, वहाँ से भी आपका ये काम हो जाएगा। फिर अगली मेथड कौन सी है? बोलो बोलो। हैप्पीजार्ड सैम्पलिंग, ये क्या होती है सर? सर ये समझ लो आप नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड है, आपको अपने प्रोफेशनल जजमेंट से सैंपल निकालना है, स्टेट वाली मेथड नहीं लगानी, स्टेट वाली मेथड नहीं लगानी है, प्रोफेशनल जजमेंट का यूज़ करो और सैंपल निकालो, इसलिए अपन इसको नॉन स्टेट मेथड भी बोल सकते हैं। क्या लिखा है? अंडर दिस मेथड सैंपल इज सेलेक्टेड विदाउट फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर्ड टेक्निक। कोई स्ट्रक्चर्ड टेक्निक फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी ऑडिटर शुड ट्राई टू अवॉइड एनी कॉन्शियस बायस। कम से कम जानबूझकर तो बायस मत हो यार। फिर जैसे कि ऑलवेज चूजिंग और अवॉइडिंग फर्स्ट और लास्ट एंट्रीज, जानबूझकर पहली और लास्ट एंट्री को छोड़ देना या सेलेक्ट करना। और अवॉइडिंग डिफिकल्ट टू लोकेट आइटम, ऐसे आइटम जिनको चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट है उनको अवॉइड ही कर देना, इस तरीके का। फिर क्या लिखा है? सिंपली ऑडिटर शुड एंश्योर दैट ऑल आइटम ऑफ पॉपुलेशन हैव अ चांस ऑफ सिलेक्शन। कुल मिलाकर भाई भले ही आप अपने जजमेंट से सैंपलिंग कर रहे हो, लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए कि ऑल आइटम इन अ पॉपुलेशन हैव अ चांस ऑफ सिलेक्शन। ओके। फिर क्या है भाई? सिस्टमैटिक सैंपलिंग, बहुत ज़्यादा चांसेस है आने के इसके। सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होती है? सीधा सीधा एग्जांपल समझो। पूरी पॉपुलेशन में 500 ट्रांजेक्शन है, पूरी पॉपुलेशन में 500 ट्रांजेक्शन है। पहले डिसाइड कर लो सैंपल साइज कितनी है, सैंपल साइज कितनी? 100, ठीक है। अब पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड करो सैंपल साइज से, तो कितना आया? 5। 500 डिवाइड बाय 100 कितना आएगा? 5। इसको बोलेंगे फिफ्थ, इसको बोला जाता है सैम्पलिंग इंटरवल। क्या बोलेंगे? सैम्पलिंग इंटरवल। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 500 है, सैंपल साइज कितना है? 100। तो होल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड बाय सैंपल साइज टू गेट व्हाट? सैम्पलिंग इंटरवल। अब देखो क्या लिखा है? अंडर दिस मेथड पॉपुलेशन इज डिवाइडेड बाय अ सैंपल साइज टू गेट सैम्पलिंग इंटरवल। जैसे कि 500 डिवाइड बाय 100 कितना आया? फिफ्थ। अब देखो ये ट्रांजेक्शन है 1 2 3 4 5 6 7, ये दिख रहा है आपको। मान लो आपने पहला आइटम सेलेक्ट करा 1, तो अगला आइटम कौन सा होगा? 6। अगला आइटम कौन सा होगा? 11। अगर आपने सेकंड सेलेक्ट करा तो 5-5 के इंटरवल में सेलेक्ट करना है, तो सेकंड के बाद कौन सा आएगा? 7। फिर कौन सा आएगा? 12, ठीक है। अब देखो वही लिखा है हियर 500 is the total population and sample size is what? 100 and therefore sampling interval would be what? 5. Now determine a starting point within first 5. शुरू के 5 में से स्टार्टिंग पॉइंट ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। एंड देयर आफ्टर एवरी फिफ्थ आइटम वुड बी सेलेक्टेड, ठीक है। फिर क्या लिखा है? ऑल दो स्टार्टिंग पॉइंट में भी डिटरमाइन हैप्पीजार्डली। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब शुरू के 5 में से जो भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट लेना है वो हैप्पीजार्डली आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सैंपल बहुत अच्छा होगा, सैंपल इज मोर लाइकली टू बी ट्रूली रैंडम। आपका सैंपल बहुत रैंडम होगा अगर आप क्या करो, अगर आप ये जो पहला नंबर है 1 से 5 में से जो एक नंबर सेलेक्ट करना है वो भी आप रैंडम नंबर टेबल की मदद से निकालोगे तो मस्त काम हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर क्या लिखा है? व्हेन यूजिंग दिस मेथड ऑडिटर शुड एंश्योर दैट पॉपुलेशन इज नॉट स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे दैट इट फॉलोज अ पर्टिकुलर पैटर्न। अगर आप ये मेथड लगा रहे हो तो एक बार देख लो कि कहीं पॉपुलेशन किसी स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो तो नहीं करती। अगर आप ये मेथड लगा रहे हो तो आप देख लो कि कहीं पॉपुलेशन इस तरीके से स्ट्रक्चर तो नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती है। नहीं तो पता चला कि जो जो चीज़ तुम चेक कर रहे हो पता चला वही सही हो और बाकी गलत हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ओके, अब बात कर लेते हैं अपन ब्लॉक सैंपलिंग की। ब्लॉक सैंपलिंग मेथड क्या होती है? तो भाई सुन लो, ब्लॉक सैंपलिंग मेथड में हमें ब्लॉक को सिलेक्ट करना है, सिंगल आइटम सेलेक्ट नहीं करना। जैसे 1000 ट्रांजेक्शन में से अपन अभी तक निकालते थे कि यार अपन ने ये 10 ट्रांजेक्शन निकाल लिए, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, मतलब आपको आइटम वाइज नहीं चलना, आपको सीधा ब्लॉक का ब्लॉक उठाना है। आपको आइटम सेलेक्ट नहीं करना है, आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अंडर दिस मेथड नो सिंगल आइटम इज सेलेक्टेड। तो क्या होता है सर? अंडर दिस मेथड सिलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स ऑफ कॉन्टिग्यूअस आइटम्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। मतलब एक ब्लॉक उठा लो जो सीक्वेंस में हो, जो कॉन्जिक्यूटिव हो या कॉन्टिग्यूअस आइटम हो, उसका ब्लॉक सीधा सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि यार 25 से 35 तक के इनवॉइस मुझे दे दो सीक्वेंस में, ये एक ब्लॉक हो गया। 45 से 55 तक का पूरा ब्लॉक मैंने सेलेक्ट कर लिया, 90 से 100 वाला ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया। समझ रहे हो आप? सिंगल आइटम सेलेक्ट नहीं करना है, पूरा ब्लॉक ऑफ कॉन्टिग्यूअस मतलब सीक्वेंस वाले आइटम का पूरा ब्लॉक सेलेक्ट करना है, ओके। फिर अब ये मेथड को ना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, तो चलो इसकी बुराई करते हैं। कैसे करेंगे? It cannot ordinarily be used in audit sampling because
Most population are structured in such a way that items in a sequence may have similar characteristics to each other। मतलब ये मेथड को नॉर्मली यूज नहीं करा जाता है, क्यों? क्योंकि नॉर्मली पॉपुलेशन इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होती है कि जो आइटम सीक्वेंस में होते हैं वो सिमिलर होते हैं। इस मेथड का ज़्यादा यूज क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप ब्लॉक उठाओगे और ब्लॉक कौन सा, जो सीक्वेंस में आइटम होंगे उसका एक ब्लॉक उठाओगे। अब जो सीक्वेंस में आइटम होंगे तो वो लगभग एक जैसे होते हैं। नॉर्मली पॉपुलेशन ऐसी होती है कि जो एक ब्लॉक के मतलब जो सीक्वेंस वाले ट्रांजेक्शन होते हैं ना वो एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि अगर आपने ब्लॉक उठाया तो आपने मान लो 10 यूनिट का ब्लॉक उठाया, तो अब वो 10 तो लगभग एक जैसी है, तो आपने कहने को 10 चेक करे लेकिन सब एक जैसी चेक करे, वेराइटी तो कवर करी नहीं। जबकि आप अगर इधर उधर से 10 उठा दी तो शायद कुछ वेराइटी कवर हो जाती। आपने पूरा ब्लॉक उठा लिया एक जैसे आइटम का, तो इससे क्या होगा, दूसरा ब्लॉक जो छूट गया, जैसे आपने 10 से 20 का उठाया, 20 से 30 का नहीं उठाया, तो अब इसमें क्या दिक्कत हो गई कि 20 से 30 वाला डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले आइटम होल्ड करता है, दूसरे मतलब 20 से 30 वाले ब्लॉक में हो सकता है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले आइटम हो, वो तो छूट ही गया। तो क्या लिखा है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम आइटम्स एल्सवेयर इन द पॉपुलेशन में बी स्किप्ड फ्रॉम चेकिंग। ठीक है, तो इस मेथड को कम ही यूज करा जाता है। फिर दिस मेथड वुड रेयरली बी एन अप्रोप्रिएट, शायद ही ये मेथड कभी अच्छी हो, क्यों? पूरी पॉपुलेशन पे कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए। ये मेथड कभी भी पूरी पॉपुलेशन पे कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए उतनी उचित नहीं होती है। ओके, फिर अगर क्लाइंट को ये आइडिया मिल गया कि ऑडिटर का ब्लॉक सिलेक्शन पैटर्न क्या रहता है, कैसे वो ब्लॉक सेलेक्ट करता है, अगर क्लाइंट को आइडिया मिल गया कि अगर क्लाइंट को आइडिया मिल गया कि ऑडिटर का ब्लॉक सिलेक्शन पैटर्न क्या होता है, तो क्या होगा, तो फिर तो आप कुछ भी कर लो, आपकी चेकिंग खराब ही होने वाली है। तो क्या लिखा है, मिस स्टेटमेंट एंड डेविएशन कैन बी इजीली ओवरलुक्ड बाय मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग देम। उनको पहले ही से पता है कि तुम किस तरीके से ब्लॉक सेलेक्ट करते हो, तो फिर वो इस तरीके से चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे कि जो ब्लॉक आप सेलेक्ट करोगे उसमें गलतियां होंगी नहीं, और जो सेलेक्ट नहीं करोगे उसमें गलतियां होंगी, है ना। दिस इज क्लोजली सिमिलर टू नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। तो ये भी भाई नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड ही है लगभग। एंड देयरफॉर इट इज ऑल्सो सिंपल एंड इकोनॉमिक। हाँ भाई, नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड का एक फायदा तो है कि सिंपल और आसान होती है, सस्ती पड़ती है। बोलो यारो, चलो अब तो आगे मतलब मेथड ऑफ सैम्पलिंग होती है यहाँ पर समाप्त, स्टैंडर्ड समाप्ति की ओर ही चल रहा है। ठीक है, ओके, पर अभी भी अपनी 3-4 हेडिंग बाकी है। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं ऐसे 530 को। अपन अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, सैम्पलिंग सिलेक्शन की मेथड्स अपन ने पढ़ ली थी, और अपन अब उसको आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अगली हेडिंग जिसका नाम है परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स। तो देखिए यार, आपने अलग अलग मेथड से सैंपल निकाल लिया है, अब आपको क्या करना है, वो सैंपल पर ऑडिट प्रोसीजर लगाना है। भाई 1000 ट्रांजेक्शन में से 100 ट्रांजेक्शन निकाल लिए हैं सैंपल के रूप में, अब उस 100 पर आपको ऑडिट प्रोसीजर लगाना है। तो वो ये है परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या करना है, ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर ऑन ईच आइटम सेलेक्टेड। ठीक है, जो भी आइटम सेलेक्ट करे हैं उन पर ऑडिट प्रोसीजर लगाना है। इफ ऑडिट प्रोसीजर इज नॉट एप्लीकेबल टू द सेलेक्टेड आइटम, अगर किसी आइटम पे आप ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा पा रहे हो, एप्लीकेबल ही नहीं हो पा रही है, ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर ऑन अ रिप्लेसमेंट आइटम, तो आपको दूसरे आइटम पर फिर आपको ऑडिट प्रोसीजर लगानी होगी। मान लो आपने 1000 में 100 का सैंपल निकाला और वो 100 के सैंपल पे आपको ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, और मान लो उन 100 में एक आइटम ऐसा है जिस पर ऑडिट प्रोसीजर नहीं लग सकती, तो वो आइटम रिप्लेस करके कोई दूसरा आइटम ले लो ताकि आपका 100 का 100 जो सैंपल है वो बना रहे। भाई 100 में अगर एक आइटम पर नहीं लग पा रहा है ऑडिट प्रोसीजर तो 99 बचे, पर करना तो 100 ही है, तो एक आइटम आप दूसरा सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर लिखा भी है, देखो। अगर मान लो आप क्या चेक कर रहे हो, देखो, एन एग्जाम्पल ऑफ व्हेन इट इज नेसेसरी टू परफॉर्म द प्रोसीजर ऑन अ रिप्लेसमेंट आइटम इज व्हेन अ कैंसल्ड चेक इज सेलेक्टेड व्हाइल टेस्टिंग फॉर एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑथराइजेशन। मुझे पेमेंट ऑथराइजेशन चेक करना था और उसके लिए मुझे क्या चाहिए थे, चेक्स देखने थे अलग अलग। मुझे उसमें एक कैंसल्ड चेक मिला, तो मैं क्या करूंगा, वो चेक तो मेरे काम का है नहीं, तो उस चेक की जगह दूसरा चेक जो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हुआ हो वो ले लेंगे। सो इफ द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड दैट द चेक, ये गलत लिख गया है, चेक है यहाँ पर वो जिससे पेमेंट करते हैं, दैट द चेक हैज बीन प्रॉपरली कैंसल्ड, बस आप ये देख लो कि चेक प्रॉपरली कैंसल कर लिया गया है, सच दैट इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ डेविएशन। ठीक है, अगर ऐसा है तो एन एप्रोप्रिएटली चूजन रिप्लेसमेंट इज एग्जामिन, तो आप कोई दूसरा चेक ले लो और उसको एग्जामिन कर सकते हो। ठीक है,
तो कुल मिलाकर अगर कोई आइटम पर ऑडिट प्रोसीजर लगाना पॉसिबल ना हो तो दूसरा आइटम सेलेक्ट कर लो और उस पर आप ऑडिट प्रोसीजर लगा सकते हो। फिर इफ ऑडिटर इज अनेबल टू अप्लाई डिजाइंड ऑडिट प्रोसीजर, अगर आपने सैंपल निकाल लिया है, अब उसमें आप किसी आइटम पे क्या है, आप ऑडिट प्रोसीजर जो आपने डिजाइन करी थी वो नहीं लगा पा रहे हो और कोई दूसरी ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर भी आपकी काम में नहीं आ रही है, तो मेन ऑडिट प्रोसीजर जो आपने डिजाइन करी थी वो भी नहीं लग पा रही और ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाने की कोशिश करी वो भी नहीं लग पा रही, तो भाई ऐसा क्या गड़बड़ करी है मैनेजमेंट ने कि कोई ऑडिट प्रोसीजर से कुछ चेक ही नहीं हो पा रहा है। तो सुनो, ऐसे केस में अगर कंट्रोल चेक कर रहे होंगे तो उसे डेविएशन माना जाएगा और अगर टेस्ट ऑफ डिटेल लगा रहे होंगे तो उसे मिस स्टेटमेंट माना जाएगा। एक बात बताओ, इसका भी देखो एग्जांपल, ये रहा, डेटर्स को चेक करना था तो मैंने सोचा चलो उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं ना वो चेक कर लेंगे, लेकिन वो तो क्या है, लॉस्ट हो गए हैं। डेटर या क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहे तो डेटर तो चेक हो नहीं पा रहे, तो एक काम करते हैं, कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर ले लेते हैं एज पर ऐसे 505, उससे भी काम नहीं बन पाया तो हमने क्या करा, कोई ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाने का सोचा, जैसे कि हमने सोचा सब्सिक्वेंट कैश रिसीट चेक कर सकते हैं। सही है ना, सब्सिक्वेंट कैश रिसीट मतलब कि जैसे 31 मार्च को अगर आपने डेटर दिखाए हैं, ऑडिट तो अप्रैल में जून में चल रहा होगा, तो 31 मार्च को जो डेटर दिखाए उनका पैसा अभी आ रहा होगा ना अप्रैल में जून में, अगर आ रहा है मतलब कि डेटर सही थे नहीं तो गलत थे, ऐसा है ना। अगर ऐसी स्थिति बन गई कि कुछ भी काम में नहीं आ रहा है, मतलब किसी भी तरीके से डेटर चेक नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब डेटर फेक है। फिर अगर सच्ची होती तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता, बोलो यारो। तो फिर ऐसे केस में उसे हम क्या मान लेंगे, मिस स्टेटमेंट कंसिडर कर लेंगे और अगर कंट्रोल चेक कर रहे होंगे तो उसे डेविएशन मान लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, ओके, और आगे बढ़ते हैं अपन, और अगली हेडिंग है नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन एंड मिस स्टेटमेंट। नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन एंड मिस स्टेटमेंट। एक बात बताओ, आपने सैंपल सेलेक्ट करा अलग अलग मेथड की मदद से, अब आपने उस पर ऑडिट प्रोसीजर लगा दी इसके पहले वाली हेडिंग में। अब क्या है, ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे मतलब आपने चेक कर लिया उस सैंपल को, तो मिस स्टेटमेंट मिले होंगे ना, यस मिले होंगे। तो अब उन मिस स्टेटमेंट का करना क्या है, अच्छा मिस स्टेटमेंट कब मिले होंगे, जब आपने टेस्ट ऑफ डिटेल लगाया होगा, अगर आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल करा होगा तो डेविएशन मिले होंगे। तो जैसी भी सिचुएशन है, अगर आपको डेविएशन या मिस स्टेटमेंट मिल गए हैं तो आपको क्या करना है, उनका नेचर और कॉज जानना है। तो सुनो, एनालाइज द नेचर एंड कॉज ऑफ एनी डेविएशन और मिस स्टेटमेंट। ठीक है, मैनी हैव अ कॉमन फीचर लाइक, मान लो आपको कोई मिस स्टेटमेंट मिल गए हैं तो आपने देखा कि हो सकता है उनमें से अधिकतर गलतियां, अधिकतर मिस स्टेटमेंट में कॉमन फीचर हो, जैसे कि हो सकता है वो एक ही टाइप के ट्रांजेक्शन हो, परचेज वाली ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम है, लोकेशन एक ही स्पेसिफिक लोकेशन के ही हैं सारे ट्रांजेक्शन, मतलब लोकेशन उस पर्टिकुलर लोकेशन में प्रॉब्लम है, वहां गलतियां हो रही हैं, प्रोडक्ट लाइन किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, बाकी प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ नहीं है, किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, किसी स्पेसिफिक मंथ में ही प्रॉब्लम है। तो जो मिस स्टेटमेंट या डेविएशन आपको मिलेंगे, समटाइम्स दे मे हैव अ कॉमन फीचर लाइक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, लोकेशन, प्रोडक्ट लाइन और पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको ऐसे केस में उन पर ऑडिट प्रोसीजर और एक्सटेंड कर देना है और सारी ऑडिट प्रोसीजर लगाना है। क्या जानने के लिए, क्या जानने के लिए कि कहीं ये जानबूझकर तो नहीं की गई, कहीं ये मिस स्टेटमेंट जानबूझकर तो नहीं की गई, क्योंकि जानबूझकर अगर कोई गलत करता है तो उसे क्या कहा जाता है, फ्रॉड। सो दिस में इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। तो इसीलिए आपको क्या करना है, देयरफॉर ऑडिटर शैल इन्वेस्टिगेट द नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन और मिस स्टेटमेंट एंड इवेल्युएट देयर इफेक्ट ऑन अदर एरियाज ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो आपको इसलिए डेविएशन या मिस स्टेटमेंट के नेचर और कॉज को जानना है कि कहीं वो इंटेंशनल तो नहीं है, क्योंकि अगर इंटेंशनल होंगे तो मतलब वो फ्रॉड की तरफ इशारा करते हैं, और अगर फ्रॉड मिला तो अदर एरियाज ऑफ ऑडिट पे भी फर्क पड़ेगा, अगर यहाँ फ्रॉड कराए तो पता नहीं और कहाँ कहाँ फ्रॉड करा होगा। ठीक है, इसके अलावा इफ ऑडिटर कंसिडर अ डेविएशन और मिस स्टेटमेंट टू बी एनोमली, अगर ऑडिटर को कोई डेविएशन या मिस स्टेटमेंट मिला और उसे लगता है ये एनोमली है, काइंड ऑफ एबनॉर्मल है, मतलब यूनिक फीचर है,
ऑडिटर को लगता है ऐसी गलती और कहीं नहीं होगी, ये तो बस एक बार हो गई है, ये यूनिक टाइप की है, मैं पिछले 5 साल से ऑडिट कर रहा हूँ, यहाँ इस तरीके की कभी गलती होती नहीं है, ये तो एक यूनिक टाइप की गलती हो गई, एबनॉर्मल टाइप की गलती हो गई, ऐसी और गलतियाँ नहीं होंगी। एनोमली या एबनॉर्मल बोल दो आप, यहाँ एनोमली वर्ड यूज होता है ना। ऑडिटर शैल परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा ये फाइनल करने के लिए कि ये डेविएशन या मिस स्टेटमेंट कहीं पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट तो नहीं करता। तो सुनो, अगर आपको ये लग रहा है कि ये जो गलती मुझे मिली है ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती होगी, ये तो एक एबनॉर्मल मिस्टेक है, यूनिक मिस्टेक है, और कहीं ऐसी मिस्टेक नहीं होगी, अगर आपको ऐसा संदेह हो रहा है तो सुनो, इस डाउट को कंफर्मेशन में ले आओ ना। इस डाउट को डाउट क्यों रख रहे हो, और सारी एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगा के ये कंफर्म करो कि जो आप सोच रहे हो कि ये गलती एबनॉर्मल है, यूनिक है, सही में भी यूनिक है, आपको लग रहा है, तो कंक्लूड करो कि जो गलती आपको यूनिक लग रही है वो यूनिक ही है, एबनॉर्मल ही है, या फिर ऐसी और भी गलतियां हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एनोमली के केस में क्या करना है वो, है ना। अब चलते हैं आगे। तो ये तो हो गया खत्म आपका नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन एंड मिस स्टेटमेंट। अब क्या है सर, इसी से लिंक अगला टॉपिक है प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट। प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट का सिंपल है यारो, मान लो 1000 ट्रांजेक्शन में आपने 100 ट्रांजेक्शन सैंपल के रूप में निकाले, और 100 ट्रांजेक्शन में मान लो आपको गलतियां मिली हैं कितने की, 1 लाख रुपए की। कितने की गलतियां मिली हैं, 1 लाख रुपए की। तो बताओ 1000 ट्रांजेक्शन में कितनी होंगी, वो आप निकाल सकते हो ऑब्वियसली। कितने की होंगी बताओ, 10 लाख की। समझ गए, इसको बोलते प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट। मतलब सैंपल में इतनी गलती तो टोटल पूरी पॉपुलेशन में कितनी गलतियां। प्रोजेक्शन, ब्रॉड व्यू निकालना, सैंपल में इतनी गलती तो पूरी पॉपुलेशन में कितनी गलती। 100 ट्रांजेक्शन के सैंपल में 1 लाख रुपए की गलती, तो 1000 ट्रांजेक्शन में कितनी गलतियां हुई होंगी, इसे बोलते प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट। ब्रॉड व्यू ऑफ मिस स्टेटमेंट जानना। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट मिस स्टेटमेंट फॉर द पॉपुलेशन टू ऑब्टेन अ ब्रॉड व्यू ऑफ स्केल ऑफ मिस स्टेटमेंट। तो प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट मतलब आपको क्या करना है, सैंपल के आधार पे पूरी पॉपुलेशन में कितने मिस स्टेटमेंट रहे होंगे उसका अंदाजा लगाना है। बट दिस प्रोजेक्शन में नॉट बी सफिशिएंट टू डिटरमाइन एन अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड। ये जरूरी नहीं कि 100% सही हो। आप बताओ, अगर 100 ट्रांजेक्शन में 1 लाख रुपए की गलती मिली तो जरूरी है 1000 ट्रांजेक्शन में 10 लाख की गलतियां मिले। हो सकता है ऐसा, पर ये जरूरी नहीं हो सकता 12 लाख की हो, 15 लाख की हो सकता है, 6 लाख की हो। तो ये अमाउंट सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर एक रफ आइडिया तो आपको दे ही देगा लगभग की कितनी गलतियां होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या लिखा है, When a misstatement has been established as an anomaly, अगर आपको कोई गलती एबनॉर्मल लगती है, एनोमली लगती है, तो इसे एक्सक्लूड करा जाएगा when projecting misstatement to the population। समझ रहे हो आप। तो अगर आपको कोई गलती एबनॉर्मल लगती है, एनोमली लगती है, तो जब प्रोजेक्शन करोगे तो उसे कंसिडर मत करना। जैसे आप करते हो ना कॉस्टिंग में, एबनॉर्मल लॉस होता है तो क्या करते हो, वो कस्टमर पे चार्ज नहीं करते, अलग से P&L में चार्ज कर देते हो, और नॉर्मल कॉस्ट को आप कस्टमर पे चार्ज करते हो ना। तो ऐसे ही इनका कहना है कि जब प्रोजेक्शन करोगे तो एनोमली को कंसिडर नहीं करना है। मैंने ऐसा हिंदी में भी लिख दिया है। जैसे मान लो यहां पर बोल देता हूं, 100 ट्रांजेक्शन में आपको 1 लाख रुपए की गलती मिली थी। मान लेते हैं इस 1 लाख में 10,000 रुपए की गलती, 10,000 रुपए की गलती एनोमली मिली थी आपको, मतलब एबनॉर्मल टाइप की लग रही थी, आपको लग रहा है कि ये गलती और कहीं नहीं होगी, बस ये एक यूनिक गलती ही है। तो फिर आप क्या करो, यहां पर लिखो 90,000। आप ऐसा बोलो कि 100 ट्रांजेक्शन में 90,000 रुपए की गलती मिली है, और फिर निकालो कि 1,000 पे कितनी, 1,000 ट्रांजेक्शन पे कितनी होगी, बोलो। तो फिर ये कितना आएगा, ₹9 लाख आएगा। समझ रहे हो आप। तो फायदा क्या हो गया कि इससे क्या हुआ, अगर आप इसमें पूरा 1 लाख लिखते ऊपर, तो फिर वो 1,000 ट्रांजेक्शन के हिसाब से पूरा मतलब अमाउंट ज्यादा आ जाता ना, फिर तो 10 लाख आ जाता है ना। तो मतलब एबनॉर्मल गलती जो यूनिक गलती है वो पूरे ट्रांजेक्शन पे प्रोजेक्ट हो जाती, जबकि वो तो यूनिक है, ऐसी गलती कहीं और है ही नहीं। तो उसको साइड कर लो कि अपन ने क्या करा, सुनो 100 ट्रांजेक्शन में
1 लाख की गलती मिली पर 10,000 की तो यूनिक गलती, और तो कहीं ऐसी है नहीं, तो अपन तो मान लो कि 100 ट्रांजेक्शन में 90,000 की गलती बस कहलाई। समझ रहे हो, एबनॉर्मल गलती को एक साइड रख दिया। नॉर्मल कितने की है? 90,000 की। तो 100 पे नॉर्मल 90,000, तो 1,000 पे नॉर्मल कितनी? 9 लाख की। सर वो 10,000 का क्या करेंगे? कुछ नहीं, आप बोलो मैनेजमेंट से कि वो 10,000 की गलती सही कर दो। अगर वो सही कर दे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये 9 लाख में 10,000 अलग से जोड़ देना, तो 9 लाख 10,000 आंसर आ जाएगा तुम्हारा। समझ रहे हो आप बात को? तो इससे क्या हो गया कि जो 10,000 रुपए की अलग से गलती थी वो पूरे 1,000 ट्रांजेक्शन में प्रोजेक्ट नहीं हुई, क्योंकि वो तो यूनिक थी, वैसी और गलतियां थी ही नहीं। आई होप आप समझ गए होगे। ठीक है, रिवीजन में इससे ज्यादा और क्या बोलूं बेटा मैं, है ना। फिर क्या लिखा है? इफेक्ट ऑफ एनी सच मिस स्टेटमेंट इज इफ अनकरेक्टेड। मैंने बोला ना, वो गलती या तो मैनेजमेंट से सही करवा लो, अगर वो सही नहीं करें तो क्या करेंगे? इट इज स्टिल नीड्स टू बी कंसिडर्ड इन एडिशन टू प्रोजेक्शन ऑफ नॉन एनोमलस मिस स्टेटमेंट। नॉन एनोमलस मिस स्टेटमेंट क्या है भाई? ये देखो, आप क्या करो, 100 ट्रांजेक्शन पे 90,000, तो 1,000 पे कितना? 9 लाख। इससे ये क्या हो गया? प्रोजेक्शन ऑफ नॉन एनोमलस मिस स्टेटमेंट। इसमें एनोमली नहीं है, ये हो गया नॉर्मल प्रोजेक्शन। अब क्या करो, अगर 10,000 की गलती जो अलग रख दी थी आपने, अगर ये सही नहीं करी तो इसको अलग से ऐड करना है, तो टोटल गलतियां हो जाएंगी 9,10,000 की। अब सेंटेंस पढ़ के देखो, इफेक्ट ऑफ एनी सच ट्रांजेक्शन, जो कि एनोमली था, इफ अनकरेक्टेड, मतलब अगर 10,000 रुपए को सही नहीं किया जाता है तो इट इज स्टिल नीड टू बी कंसिडर्ड इन एडिशन, तो इसे अलग से कंसिडर करना पड़ेगा इन एडिशन टू प्रोजेक्शन ऑफ नॉन एनोमलस। तो नॉन एनोमलस कितने? 9 लाख की, और अलग से 10,000 की यूनिक गलती एनोमली, तो उसको अलग से जोड़ दो। ठीक है, लास्ट पॉइंट, फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल ऑडिटर सेल प्रोजेक्ट मिस स्टेटमेंट फाउंड इन दी सैंपल टू दी पॉपुलेशन। बोले अगर आप ट्रांजैक्शन या अकाउंट बैलेंस चेक कर रहे हो, मतलब एक तरीके से अमाउंट अगर आप चेक कर रहे हो, तो उसका प्रोजेक्शन पॉपुलेशन पे किया जाता है। क्या मतलब सर? जैसे अपन ने क्या करा कि अगर 100 ट्रांजेक्शन पे 90,000 की गलती, 100 ट्रांजेक्शन पे 90,000 की गलती है, तो 1,000 पे कितनी? तो ये इसे बोलते प्रोजेक्शन करना, ये मतलब अमाउंट का प्रोजेक्शन कर रहे हो कि इतने पर इतनी, तो टोटल पर कितनी। बोले टेस्ट ऑफ कंट्रोल में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल नो एक्सप्लिसिट प्रोजेक्शन ऑफ डेविएशन इज नेसेसरी। आपको इसमें प्रोजेक्शन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सैंपल डेविएशन रेट को ही प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन माना जाता है। मतलब मान लो मैंने 10 कंट्रोल चेक करे और उसमें 2 कंट्रोल खराब मिले, इसका मतलब 20% कंट्रोल लगभग खराब रहते हैं। तो ये जो रेट आती है ना, अपन मान लेते हैं कि ओवरऑल पूरी एंटिटी में 20% कंट्रोल खराब रहते हैं, उसको प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि कंट्रोल रुपीज में थोड़ी है यार, हम उसको निकाल के करेंगे क्या कि इतने पर इतने कंट्रोल खराब, तो टोटल में कितने, इसका निकाल कर इसका हम करेंगे क्या? सीधा बोल दो ना कि 20% कंट्रोल लगभग खराब रहते हैं और उस हिसाब से ऑडिट परफॉर्म कर लो। लेकिन टेस्ट ऑफ डिटेल में तो रुपीज है ना, तो जानना पड़ेगा ना कि 100 ट्रांजेक्शन पे इतनी गलती, तो टोटल ट्रांजेक्शन पे कितनी गलती। जैसे अपना आंसर आया कितना? 9 लाख आया था। अब इस 9 लाख का अपन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? इस 9 लाख का ये यूज होगा कि मान लो आपकी मटेरियलिटी का लेवल होगा 5 लाख, तब आप क्या बोलोगे? 5 लाख मटेरियलिटी लेवल है और हमारा प्रोजेक्शन आ रहा है मिस स्टेटमेंट का 9 लाख, मतलब 5 लाख से ज़्यादा, मतलब अब तो ओपिनियन मॉडिफाई करनी पड़ेगी। तो आप समझ रहे हो ये प्रोजेक्शन की क्यों जरूरत है? क्योंकि मटेरियलिटी लेवल से कंपेयर करना है ना। पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या करना? कुछ भी नहीं करना। तो सर इसका मतलब ये है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल के केस में आपको जरूरत नहीं होती है एक्सप्लिसिट प्रोजेक्शन की, कि सैंपल पर इतनी गलतियां तो टोटल पर कितनी गलतियां, ये करने की जरूरत नहीं होती। सर हम तो फिर भी करेंगे, हाँ तो कर लो, किसने रोका है? वो तो समझा रहे हैं कि ये पागलबंदी करने की जरूरत नहीं है, करना है तो करते रहो फिर, है ना। तो ये हो गया। इसमें और क्या बचा है? इवेल्युएटिंग, ये देखो इसका कोई मतलब नहीं है ऐसा, जनरल बात लिखी है, पर ठीक है एक बार बता देता हूँ, एंड कर रहा हूँ ऐसे को। इवेल्युएटिंग रिजल्ट ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग, तो जो सैम्पलिंग का रिजल्ट आए उसे आपको इवेल्युएट करना है और देखना है वेदर द यूज ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग हैज प्रोवाइडेड अ रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन्स अबाउट द पॉपुलेशन। क्या सैम्पलिंग से हमें अच्छे कंक्लूजन मिल पाए हैं पूरी पॉपुलेशन पे, या नहीं मिल पाए हैं, या और मेहनत करनी पड़ेगी, और ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ेगी, ये हमें सोचना पड़ता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हैं, जैसे टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट क्या होता है? एक मॉनिटरी अमाउंट आपने डिसाइड कर लिया कि यार इतना तक ही मैं टॉलरेट कर पाऊंगा, इससे ज़्यादा गलतियां होंगी तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, और मैं हमेशा चाहूंगा कि एक्चुअल मिस स्टेटमेंट मेरी टॉलरेबल लिमिट को क्रॉस ना करें। टॉलरेबल मतलब मैं यहाँ तक टॉलरेट कर सकता हूँ, इससे ऊपर गया तो मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा, तो उसको बोलते हैं टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट। इसी तरीके से टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन हो जाता है कि मैंने एक रेट डिसाइड कर ली
कि इस रेट तक डेविएशन होगा कंट्रोल में तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। और मैं हमेशा क्या चाहूँगा कि मेरे एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन ऑफ कंट्रोल मेरे टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन को क्रॉस ना करे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दी कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारा ऐसे 530 खत्म होता है। लेकिन यारो जब तक आप कंपाइलर नहीं लगाओगे, जब तक क्वेश्चन आंसर नहीं लगाओगे स्टडी के, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या करना होता है। आजकल कैसे क्वेश्चन आते हैं कि वो पूरी केस स्टडी में कोई मेथड पे बात कर रहे होंगे, लास्ट में बोलेंगे बताओ ये कौन सी मेथड एक्सप्लेन करूँ, तब आपको सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टडीफाइड सैम्पलिंग, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, सिचुएशन देंगे और पूछेंगे बताओ हम इस सिचुएशन में कौन सी मेथड लगाएं। ये कब सीखोगे, जब आप कंपाइलर लगाओगे। ठीक है, चलिए ओके, टाटा बाय बाय दोस्तों।